हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में, यानी आप सबके चैनल में फिजिक्स बाय अर्जुन सर। तो बच्चों, मैं थोड़ी सी आपको एक बात कहूँगा कि भी आजकल जैसे कोविड-19 के केसेस बहुत आ रहे हैं, तो आप बच्चों से मेरी यही सजेशन है, यही एडवाइस है कि जो भी इसका प्रोटोकॉल है उसका प्लीज़ ध्यान रखिएगा, खुद को भी सेफ़ रखिए और अपने पेरेंट्स को भी सेफ़ रखिए। ठीक है, तो चलो ये तो थी मेरी आपके लिए सजेशन। तो आज की जो वीडियो है, ये वीडियो होने वाली है इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के ऊपर, और ये है क्लास 10th का टॉपिक। तो क्लास 10th का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज का जो ऑब्जेक्टिव होगा बच्चों, ये आज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या इस वीडियो में होने वाले हैं। एक तो मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा मैं बात करूंगा इसमें बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड its properties। ओके, फिर हम बात करेंगे बेटे इसमें कूलॉम्स लॉ। तो चलिए पहले इन ऑब्जेक्टिव्स को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है बच्चे, ये हमारा जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एटसेट्रा। यानी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है, और ये वो ब्रांच है जहाँ पर जिस ब्रांच के जो है अंतर्गत हम स्टडी करते हैं किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की, बट इलेक्ट्रिक चार्ज किस पर होना चाहिए, एट रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी होती है और वो चार्ज जब रेस्ट में हो, साथ में उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो ड्यू टू दैट चार्ज विच इज एट रेस्ट, तो वो स्टडी की जाती है किस में, फिजिक्स की इस ब्रांच में, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ वी विल कम टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैं इस सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिख दूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी associated with a matter due to which it produces or experiences what electric and magnetic effects। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? बेटे इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ अ प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटेड होती है किसी मैटर के साथ। किसी मैटर के साथ एसोसिएटेड होने का मीनिंग क्या है
इसका मीनिंग है बेटे कि इलेक्ट्रिक चार्ज बिना मैटर के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ मैटर। इट मीन्स कि मैटर जहाँ पर होगा वहीं पर इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करेगा, बट विदाउट मैटर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये हमें पता होना चाहिए। देखो मैटर, कोई भी मैटर या मास की हम बात करें, मैटर या मास जो है बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, बट इलेक्ट्रिक चार्ज बिना मास के या बिना जो है मैटर के एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स कि ये वो प्रॉपर्टी है जो एसोसिएटेड है किसके साथ, मैटर के साथ, और ड्यू टू विच ईदर इट प्रोड्यूसेस, या तो ये प्रोड्यूस करेगा या एक्सपीरियंस करेगा क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी जो है एक्सप्लेन कर लें यहाँ पर कि भी किसी बॉडी को अगर हमने चार्ज बॉडी बनाना है तो उस बॉडी को चार्ज बॉडी कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, देखो कि जब तक किसी बॉडी के ऊपर, यू हैव टू नो दैट until the number of protons and number of electrons in the body are equal in magnitude, the body behaves like a neutral body. It means body जो है एक न्यूट्रल बॉडी तब तक रहेगी जब तक कि उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक बॉडी है लेट अस से, और इस बॉडी के पास जो है 2 पॉजिटिव चार्जेस एंड 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, जितना नेगेटिव चार्जेस है उतना ही उसके पास पॉजिटिव चार्जेस है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल हो गया। तो ये बॉडी कैसे बिहेव करेगी, इट विल बिहेव लाइक अ न्यूट्रल बॉडी। अब सपोज करो कि इस बॉडी को हमने चार्ज बॉडी बनाना है, तो किसी बॉडी को चार्ज बॉडी बनाने का क्या मेथड हो सकता है या कैसे उसको चार्ज बॉडी बनाएंगे। तो बॉडी तभी चार्ज बॉडी बनेगी या तो उस बॉडी के पास एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, ईदर द बॉडी कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज इन एक्सेस और बॉडी कंटेन्स नेगेटिव चार्जेस इन एक्सेस, यानी या तो पॉजिटिव चार्जेस एक्सेस हो। अगर बॉडी के पास पॉजिटिव चार्जेस एक्सेस हैं तो बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी। बॉडी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी। बट अगर बॉडी के पास नेगेटिव चार्जेस जो है एक्सेस में हैं तो तब वो बॉडी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी बनेगी। तो अब किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज बॉडी बनाना है या पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो इस बॉडी की सरफेस से नेगेटिव चार्ज को रिमूव करना पड़ेगा या पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, अगर हम इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मान लेट अस से कि अगर हम इसमें से नेगेटिव चार्ज को रिमूव करते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस को इसमें से रिमूव किया जाता है कि हमने कोई सा एक नेगेटिव चार्ज हमने इसमें से रिमूव कर दिया, लेट अस से किसी भी तरीके से कर दिया कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया, या वो किसी तरह से उस बॉडी से जो है किसी दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो उस केस में अब बॉडी में क्या है, देखो बॉडी में पॉजिटिव चार्जेस की एक्सेस होगी। कितनी एक्सेस होगी, 1 पॉजिटिव चार्ज इसमें एक्सेस है देन द नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो देन बॉडी इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, ये बॉडी एक चार्ज बॉडी बन जाएगी और इस बॉडी को हम बोलेंगे कि ये बॉडी 1 पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी बन जाएगी। तो दिस बॉडी विल सेट टू बी अ चार्ज बॉडी, बट व्हाट टाइप ऑफ चार्ज बॉडी, अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, तो किसी बॉडी के पास अगर एक्सिस में पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका है, या तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करो, बट बच्चों यहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी बॉडी से नेगेटिव चार्जेस को रिमूव करना इजी होता है इन कंपैरिजन ऑफ टू रिमूव द पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम द बॉडी। बिकॉज क्या होता है कि बॉडी रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट, यानी उस बॉडी को चाहिए होता है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इफ वी वांट टू रिमूव द पॉजिटिव चार्जेस। इट मीन्स to remove the positive charges it requires a huge amount of energy, while to remove electrons or to remove negative charges from the surface of the body is
इजियर, ये क्या है, इजियर है, इसलिए किसी बॉडी से क्या किया जाता है, नेगेटिव चार्ज को रिमूव किया जाता है। अब किसी मान लो सपोज करो यहाँ पे एक बॉडी, ये ए बॉडी है, ये ए बॉडी थी, ठीक है, लेटर से ये ए बॉडी थी, और यहाँ पर एक दूसरी बॉडी थी, बी बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के पास 3 पॉजिटिव चार्जेस थे, 3 नेगेटिव चार्जेस थे। अब यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज रिमूव किया, यानी कि हमने सपोज करो ये सोचो कि दोनों को रब किया मीन्स एनर्जी दी, तो इस बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास आ गया, ठीक है। तो अब ये वाली बॉडी तो क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गई। अब इस बॉडी के पास एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज और ट्रांसफर हो गया, कहाँ से, ए से बी, यानी ए से बी की तरफ एक नेगेटिव चार्ज और ट्रांसफर हो गया। तो इस बॉडी की जो नेक्स्ट पोजीशन होगी, यहाँ पर इसको मैं लिख दूं, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस प्लस और ये माइनस। अब इस बॉडी का जो है अगली जो एक नेगेटिव चार्ज जो है जब ये गेन करता है तो ये किस तरह से हो जाएगी भाई, इसके पास 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी थे, बट एक नेगेटिव चार्ज इसके पास और एक्स्ट्रा आ गया। तो इट मीन्स ये बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। कैसे होगी, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्जेस एक्सेस में है। कितने एक्सेस में है, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज एक्सेस में है, ठीक है। तो इट मीन्स जिस बॉडी के पास नेगेटिव चार्जेस एक्सेस में होगा वो बॉडी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करेगा, और जिस बॉडी के पास एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज होंगे वो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो था बच्चों क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी। और फिर हमने बात की थी कि किसी बॉडी को चार्ज बॉडी बनाना होता है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्जेस को क्यों नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस को रिमूव करने के लिए क्या होता है, इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कंपैरिजन टू रिमूव द negative charges from the surface of the body. Okay, now we will come to the properties of electric charges. Properties of electric charges. Okay, तो next objective क्या है बच्चों, properties of electric charges. Properties of electric charges के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिव नेचर, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चले इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ यहाँ पे, एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर, पहली बात तो हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और कोई भी स्केलर क्वांटिटी को अगर हमें ऐड करना है या सबट्रैक्ट उसको करना है तो उसके लिए एक सिंपल एल्जेब्रिक मेथड यूज किया जाता है। सिंपली उसको ऐड या सबट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इन द सेम वे चार्जेस कैन बी एडेड और कैन बी सबट्रैक्टेड बाय यूजिंग द सिंपल एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि लेट अस से कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है ये, और इसके अंदर जो चार्जेस है -q +2q -3q और +7q है, ठीक है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन दिस बॉडी। इस बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, तो इसको सिंपली हम करेंगे कि टोटल चार्ज यानी q इक्वल टू हो जाएगा -q +2q -3q एंड +7q। तो दैट इज इक्वल टू -3 और -1 कितना हो गया, -4q एंड 7 और +2 कितना हो गया, +9q। तो दैट इज कितना हो गया, +5q। यानी कि इस बॉडी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होगा दैट विल बी इक्वल टू द +5q पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के अंदर होगा। तो हमने कैसे इसको सॉल्व किया, सिंपली और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है ना। तो इट मीन्स चार्जेस को जो है सिंपली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसका रीजन क्या है, क्योंकि चार्ज एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज बेटे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना है क्योंकि इसको आपको +2 क्लास में भी जो है ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हम पढ़ रहे हैं ये ऑलमोस्ट आपको वहाँ भी मिलेंगी। थोड़ा सा भी वहाँ हम इनको एलेबोरेट करके जो है इसको पढ़ने को हमारे को मिलता है।
तो आपके लिए थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ में ही समझाएंगे। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, पहले तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। देखो क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है कि इसको यूं समझिए कि एनीथिंग विच इज इन फिक्स्ड क्वांटिटी, मीन्स जो कोई भी एक फिक्स क्वांटिटी में होता है। इट मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो ये एक फिक्स नंबर में ट्रांसफर होता है। इट मीन्स कि ये जो एक इंटीजर में ट्रांसफर होता है, ये कभी नहीं होता है कि एक चार्ज और दूसरा आधा चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा। इट मीन्स किसी क्वांटाइजेशन का मीनिंग हो गया कि एनीथिंग विच इज इन फिक्स क्वांटिटी। दैट मीन्स कि किसी बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज होगा, किसी बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज होगा, दैट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट चार्ज। इट मीन्स किसी बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, फंडामेंटल यूनिट चार्ज। फंडामेंटल यूनिट चार्ज यहाँ पर क्या, यानी कि जो ये फंडामेंटल, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है एक फंडामेंटल यूनिट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पर n क्या है, किसी बॉडी के अंदर, यानी कि क्या हो सकता है कि +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इस तरह से उस बॉडी के अंदर +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, +2 हो सकता है या -2 हो सकता है, सिमिलरली +3 हो सकता है या -3 हो सकता है। इट मीन्स जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल होगा। क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जहां पर n क्या है बेटे, वेयर n इज इंटीजर, क्या है, इंटीजर, ठीक है। इट मीन्स इट मे बी +-1 +-2, ठीक है। एंड E, व्हाट इज E? E is charge on an electron, charge on an electron, and which is equal to कितना होता है ये, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ये एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एनीथिंग विच इज इन फिक्स क्वांटिटी, दैट मीन्स जो टोटल चार्ज किसी बॉडी के अंदर होगा विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या है बेटे, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि किसी भी प्रोसेस में, किसी भी चार्जिंग प्रोसेस में जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जब चार्जिंग का प्रोसेस होता है तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इट मीन्स अगर एक बॉडी को हम दूसरी बॉडी से रब करते हैं, या यहाँ पर इस तरह से देखिए, अगर ये ग्लास रॉड है और इस ग्लास रॉड को हम एक सिल्क, ये ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के क्लोथ से रब करते हैं तो रब करने से क्या होगा, रब करने से इन बॉडी को एक एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी सफिशिएंट हो जाती है एक कंडीशन में कि मतलब एक लेवल पे वो एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो एनर्जी जो है किसी एक बॉडी के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में सफिशिएंट हो जाती है। इट मीन्स या तो इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव होंगे या इससे रिमूव होंगे, वो डिपेंड करता है कि किस बॉडी की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर इसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव होगा, अगर इसके इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। बट यहाँ पर हम देखें
कि इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है, क्योंकि सिल्क के क्लॉथ का बेटे तो जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होता है, तो हम सिंपल से लैंग्वेज में हम ये बोल देते हैं कि उसका वर्क फंक्शन कम होता है, यानी इसका वर्क फंक्शन कम है, इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। तो जब दोनों को आपस में रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से, यानी किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा भाई, एक बॉडी क्या हो जाएगी, एक बॉडी चार्ज बॉडी बन जाएगी और दूसरी बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी। तो जब इसको हम इससे रिमूव करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इसका वर्क फंक्शन कम है या इसका वर्क फंक्शन कम है, ये इस बात पे डिसाइड होगा कि कौन सी बॉडी से जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है, ठीक है ना। तो जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ये बॉडी क्या कर लेती है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है, ठीक है, जबकि ये बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है। अब हुआ क्या होगा, देखो एक्चुअली हुआ क्या होगा कि भाई इसका नेगेटिव इसके पास एक्सेस में है, इसका मीनिंग है कि इससे इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ट्रांसफर होगा। तो इससे इसमें ट्रांसफर होने का मीनिंग क्या है कि इसका वर्क फंक्शन कम है इन कंपैरिजन ऑफ द सिल्क क्लॉथ, ये बात समझ गए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मैंने ये आपके ऊपर छोड़ दिया था कि कम से कम ये हमें सोचना है यहाँ पर बेटे क्या, कि किस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है और किस बॉडी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसका वर्क फंक्शन कम है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, यानी ट्रांसफ़र हो जाते हैं सिल्क के ऊपर। तो सिल्क जो है नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करेगा। बट कितना, अगर बात करें कि अगर हम सपोज को यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज इसने एक्वायर किया तो ये 3 नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। इट मीन्स जितना चार्ज, देखो रब करने से पहले क्या था, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ठीक है। अब चार्ज बॉडी जब दोनों बन गई तो इसके पास +3, इसके पास -3, +3 -3 क्या हो गया, ऑलमोस्ट नील, ठीक है। तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ रब करने से पहले भी जो है नंबर ऑफ चार्जेस नील था, 0 था, और रब करने के बाद भी जो है दोनों बॉडी में जो है ओवरऑल नेट चार्ज कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इट मीन्स क्या होता है कि चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। जितना चार्ज एक बॉडी लूज करता है, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी गेन कर रहा है, उतना ही दूसरी बॉडी जो है नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, उतना ही दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज जो है गेन हो जाएगा। तो एक बॉडी जितना लूज कर रहा है तो दूसरा उतना गेन कर रहा है, कहने का मतलब एक जितना लूज कर रहा है दूसरा उतना गेन कर रहा है, ठीक है। इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 नेगेटिव चार्ज इसने गेन किया, ठीक है, जबकि ये 3 नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, लूज करेगा तो इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए था कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। अब इसको इस तरह भी समझिए, देखिए NaCl जब ये आयनाइज होता है रॉक साल्ट, तो ये कुछ इस तरह से आयनाइज हो जाता है Na+ और +Cl-, ठीक है। इस तरह से ये एक आयनाइज फॉर्म में जो है आयनाइज हो जाता है। तो अगर हम इस प्रोसेस से पहले अगर इसको देखें, तो ये इसके पास क्या है, टोटल चार्ज क्या है, नील, 0। और प्रोसेस के बाद देखें तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगेन क्या हो गया, टोटल चार्ज नील हो गया। तो ठीक है, तो इट मीन्स चार्जेस क्या हुआ, जितना जो है गेन हुआ उतना ही लॉस होगा। ऑलमोस्ट चार्ज यानी कि क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है, प्रोसेस से पहले। और जितना चार्ज होता है ठीक प्रोसेस के बाद भी उतना ही चार्ज होता है। जैसे आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि टोटल चार्ज क्या है, 0। टोटल चार्ज प्रोसेस के बाद क्या है, +1 -1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट मीन्स चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों कूलॉम्स लॉ। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कूलॉम्स लॉ क्या है, कूलॉम्स लॉ। एक तो बात करेंगे हम कूलॉम्स लॉ की, और फिर मैं बात करूंगा कि कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन क्या क्या है, ठीक है ना, कि किन किन कंडीशन में ये लॉ जो है फॉलो होता है और किन कंडीशन में ये फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो बात करेंगे पहले कूलॉम्स लॉ क्या होता है। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें हम
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा? अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। लेट अस से कि एक चार्ज इस पॉइंट Q1 पे है और दूसरा चार्ज इस पॉइंट पे यानी Q2 चार्ज इस पॉइंट पे है, ठीक है, और बोथ चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, ठीक है, r डिस्टेंस से दोनों सेपरेटेड है, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। क्या बोला मैंने, ध्यान रखिएगा, पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों ही चार्जेस किसमें, रेस्ट में है। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो तब तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा, यानी ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो तब क्या होगा, दोनों ही कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होगा कि इनके बीच में जो फोर्स है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोनों पॉजिटिव चार्जेस है लेटर से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो तब क्या होगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन is directly proportional to the product of the charges, number 1, and number 2 is indirectly proportional to the square of the distance between two charges, is indirectly proportional, indirectly means indirectly proportional है, means ये increase तो ये decrease, ये decrease तो ये increase, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब इन दोनों को हम अगर सपोज करो, हमने बोला ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can write what, f is directly proportional to Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। और बच्चों इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जो है अगर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेट कर लिया जाएगा और एक कांस्टेंट है K, Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। तो ये क्या K क्या है, जहाँ पर K क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, जिसको हमने प्रोपोर्शनल साइन को जो है हटाने के बाद इस कांस्टेंट को हमें यहाँ पे लेना पड़ा है, ठीक है। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ये है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक टाइप से मीडियम होता है, ये क्या होता है, मीडियम होता है दोनों चार्जेस के बीच में, यानी इन चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है, वैक्यूम है या वाटर है या कोई और मटेरियल है, तो वो जो है एप्सिलॉन की वैल्यू उस मीडियम की नेचर के अकॉर्डिंग जो है उसकी वैल्यू होती है। तो एप्सिलॉन क्या है बेटे, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। तो क्या बन गया, Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। तो ये जो है इस तरह से कूलॉम्स लॉ का ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। और ये जो पूरा टर्म है इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी जो K है, K की वैल्यू होती है बेटे 9 × 10 की पावर 9। अब बात करेंगे हम इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, इस K की यूनिट कैसे लिखेंगे भाई, यूनिट ऑफ K, ये तो क्या हो गया फोर्स, इसकी तो न्यूटन हो गई, ठीक है ना। अब यूनिट ऑफ K की हम बात करेंगे, यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की क्या यूनिट होगी। तो चलिए इसकी यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K। तो कैसे, इसके लिए फॉर्मूला बना लो, K यानी R स्क्वायर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया F R स्क्वायर, किसके लिए हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। K की वैल्यू अगर यूनिट लिखनी है तो पहले उसके लिए फॉर्मूला डिराइव, यानी वो जो फॉर्मूला है उसके लिए फॉर्मूला बनाओ। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में Q1 × Q2। तो चलिए अब यूनिट लिख सकते हैं, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी ऐसा यूनिट, ठीक है। F की क्या होती है न्यूटन और ये क्या है मीटर, तो मीटर हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और Q1 क्या होता है कूलॉम, है ना, कूलॉम, और ये कूलॉम
यानी चार्ज हो गया, चार्ज इंटू चार्ज यानी कूलम का स्क्वायर, या इसको लिखा जा सकता है बेटे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2, यानी इसकी यूनिट हो गई के की। तो यानी कि इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। ठीक है, तो ये तो था कूलम्स का लॉ, और इसका जो है वो फॉर्म जो क्या बोलते हैं हम इसको, जो हमने वेक्टोरियल फॉर्म में नहीं इसको लिखा है। ठीक है, ये क्योंकि आपके जो है सिलेबस में नहीं है तो सिंपली हमने इसको डिराइव कर दे, ये कूलम्स लॉ है। अब बात करेंगे कि इस कूलम की लिमिटेशन क्या क्या है। ओके, तो इसमें रह गया बेटे कि कूलम्स लॉ की अगर हमने बात की तो कूलम्स जो फोर्स होता है यानी बिटवीन टू चार्जेस, उसकी रेंज क्या होती है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज जो है माइक्रोस्कोपिक से लेकर के मैक्रोस्कोपिक होती है लगभग, यानी हम बोलेंगे 10⁻⁻15 मीटर, यानी कम से कम इतनी रेंज। अगर इससे कम हो जाए तब तो ये क्या हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि उस केस में एक और ही फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 10⁻⁻15 मीटर से और कहाँ तक 10⁻18 मीटर, यानी ये इसकी जो है इनॉर्मस रेंज होती है। माइक्रोस्कोपिक से लेकर के मैक्रोस्कोपिक रेंज होती है, यानी 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻18 मीटर तक ये एक इनॉर्मस रेंज वाला जो है क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस। अब बात करेंगे कि कूलम्स लॉ की कोई लिमिटेशन है। हाँ, इसकी लिमिटेशन है बेटे, क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1 क्या है, चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। एक तो हम बात कर रहे थे ना कि चार्जेस क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, तभी जो ये एप्लीकेबल होता है। नंबर 2, चार्जेस मस्ट बी ऑफ पॉइंट साइज, यानी चार्जेस का साइज क्या होना चाहिए, पॉइंट साइज का होना चाहिए। एंड थर्ड, अगर हम बात करें कि जो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है इससे कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको बोल दिया कि हम बोलेंगे सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस must not less than कैसे बन रहा है, लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इससे कम जो है दोनों चार्जेस के बीच में, यानी अगर हम Q1 एंड Q2 के सेपरेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो R है, यानी कि R जो है किससे भाई लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, किससे लेस देन नहीं होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर से, ये इससे लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, रीजन क्या है कि अगर इससे कम हो गया तो उस केस में एक नया फोर्स जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाता है, और वहाँ पर कूलम्स फोर्स क्या हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है। तो ये तो थी रेंज, और ये हो गई इसकी लिमिटेशन की बात। ओके बच्चों, तो अगला जो टॉपिक मैंने लिया है, ये अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले थोड़ा सा आप इस इलेक्ट्रिसिटी पे जाएं। देखो, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप्स की होती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन सी 2 टाइप की होती है बच्चों, एक तो होती है स्टैटिक इट मीन्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होगी जब चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, और जब चार्जेस रेस्ट में जब होता है, उस चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
इट मीन्स व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज किस में होता है, चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है, व्हेन द चार्ज आर इन मोशन, जब चार्ज मोशन में होता है तो देन द करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज इज नोन एज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। This electricity is due to the motion of the charges, and this electricity is due to the charges when the charges are at rest, जब charges किस में होते हैं, रेस्ट में होता है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या होता है कि जब चार्जेस मोशन में होंगे तो उससे जो करंट बनेगी उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप्स की होती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्या इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो दो टाइप की हमने करंट बोली हैं आपको, यानी जो करंट के टाइप्स हम आपको समझाएंगे उनकी डायरेक्शन क्या होती है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट, द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, मीन्स किसी भी कंडक्टर के पर्टिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, नेट कितना चार्ज उस पर्टिकुलर एरिया से जो है फ्लो हो रहा है यूनिट टाइम में, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को कहा जाता है क्या बेटे, इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स क्या है, सपोज करो कि इफ नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, नेट चार्ज इज Q, ठीक है, एंड दिस चार्ज इज फ्लोइंग टाइम, नेट चार्ज इज इक्वल टू Q फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन, हम ऐसे लिखते हैं इसको, नेट चार्ज इज Q फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम T, ठीक है। क्या बोला हमने भाई, चार्ज Q है, चार्ज नेट चार्ज Q है, दैट इज चार्ज Q है फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम T टाइम में, T यूनिट टाइम क्या है, T टाइम है। तो देन इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट यानी चार्ज, नेट चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, नेट चार्ज, दैट इज करंट को हमने I से डिनोट कर लिया, चार्ज को हमने Q से डिनोट कर लिया और टाइम को हमने T से डिनोट कर लिया। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। चलो अब बात करेंगे इसकी यूनिट की। यूनिट के लिए आपके पास एक्सप्रेशन सामने है, तो जो इसकी यूनिट है या डिवाइडेड बाय जो टाइम की यूनिट है वो किसकी यूनिट बन जाएगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लिखेंगे इसकी यूनिट, कौन सी यूनिट, SI यूनिट की बात करूंगा मैं, SI यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ चार्ज। क्या होता है यूनिट ऑफ चार्ज, कूलॉम, और इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। क्यों, क्योंकि कूलॉम क्या है, ये चार्ज की यूनिट है, इसलिए नहीं, क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट यानी कूलॉम साइंटिस्ट जो थे उनके नेम से इसकी यूनिट को कूलॉम कहा जाता है। तो जो साइंटिस्ट के नेम से जो यूनिट होती है बच्चों, उसको कैपिटल लेटर से उसको डिनोट किया जाता है, इसलिए नहीं कि ये चार्ज की यूनिट है,
ओके, बाई में क्या हो गया बेटे, यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम क्या हो गया, सेकेंड। क्या हो गया, सेकेंड। तो दैट इज कूलम पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या हो गई, कूलम पर सेकेंड। एंड दिस कैन बी रिटन एज एम्पियर। अगेन ये एम्पियर साइंटिस्ट के नेम से इसकी यूनिट यानी करंट की यूनिट रखी गई है, इसलिए इसको डिनोट करते हैं बेटे कैपिटल ए से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो ये ऐसा यूनिट हो गया किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, और ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। क्या और भी यूनिट होती है, हाँ उसकी बाकी यूनिट की हम बात करें तो इसके एक्सेप्ट दिस एक्सेप्ट ऐसा यूनिट अदर यूनिट्स विच आर यूज मिली एम्पियर भी लिखा जाएगा। मिली एम्पियर स्मॉलर यूनिट। मिली एम्पियर क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर माइनस कितना हो गया, मिली का मीन्स हो गया 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पियर, ठीक है। या माइक्रोन एम्पियर। माइक्रोन एम्पियर क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर -6 एम्पियर, ठीक है। और ये बड़ी यूनिट होगी, यानी अगर हो गया मेगा एम्पियर तो इसको लिखा जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6 एम्पियर, ठीक है। तो जहाँ पर भी ये यूनिट लिखा जाएगा मिली, एम स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, ये ध्यान रखिएगा। मिली मीन्स 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पियर, और माइक्रोन मीन्स क्या हो गया, 10 रेज़ टू पावर -6 एम्पियर। तो दीज आर द अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हो गई। अब इलेक्ट्रिक करंट यानी 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए भी जो है कई बार एग्जाम में आ जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। तो कभी भी करंट यानी कि आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को डिफाइन करना है तो आप उसके फॉर्मूले पे सीधे उसका फॉर्मूला यूज करो और उसके फॉर्मूले से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे भाई, 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है ये। तो 1 एम्पियर डिफाइन, क्या डिफाइन करना है, डिफाइन 1 एम्पियर। इसको लिखूंगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। तो कैसे डिफाइन होगी, इसको डिफाइन करेंगे। देखिए क्या बोला था, फॉर्मूला क्या है, I = Q/में T, Q/में T। और ये हो गया 1 एम्पियर, ये हो गया 1 कूलम, ये हो गया 1 सेकेंड। दैट्स ऑल। इसको लिखा आपने, ऐसे भी लिखो, या देखिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। कब इसको हम 1 एम्पियर होगा, जब क्या होगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में जब 1 कूलम चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया से फ्लो करता है तो देन करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो देखिए क्या है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट हो सकती है, क्या हो सकती है, या तो हो सकती है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या है, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। या हो सकता है ये बच्चों इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। चलिए बात करते हैं अब इस पे। देखिए कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट की। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है बच्चे, दिस करंट कॉन्स्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। ये क्या होता है, दिस करंट constitutes due to the flow of negative charges। यानी इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक करंट, भाई थकना नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बोला तो नेगेटिव चार्जेस, जबकि ये क्या है, अब कन्वेंशनल मीन्स कन्वेंशनली, ये जो है ये माना जाता है कन्वेंशनली, जैसे बोलते हैं ना भाई कन्वेंशनली ऐसे कहा गया, ये ऐसी जो है प्रथा है, ये ऐसा रिवाज है, कोई चीज़ बहुत पहले से चल के आ रही है और चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है ना। ऐसे होता है कि भाई ये मतलब हमारे बोलते हैं कि हमारे जो है रिलीजन में जो है इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये चीज़ जो है, ये जो फेस्टिवल है बहुत पहले से उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इट मीन्स क्या है कि वो चीज़ कन्वेंशनली चल रहा है, ट्रेडिशनली चल रहा है। अगर वो चीज़ ट्रेडिशनली चल रहा है तो हम उसको बोलते हैं कन्वेंशनल। तो इसी तरह कन्वेंशनली माना जाता है, और माना जाता है, माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो इसके अपोजिट फ्लो करती है। मीन्स किसके अपोजिट फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है उसके अपोजिट फ्लो करती है बच्चों। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, नहीं आया तो लिख के देखते हैं इसको। क्या बोला मैंने, कन्वेंशनली, व्हाट कन्वेंशनली, कन्वेंशनली it is assumed that the direction of the electric current, क्या बोला बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट is opposite to the direction of flow of इलेक्ट्रॉन्स। किसके, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जिधर जाएगा उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्जेस जाएगा। ये कह लीजिएगा कि पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लो होता है वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो अगर क्या बोलूँ मैं कि सपोज करो इधर को फ्लो हो रहा है क्या इलेक्ट्रॉन्स, किधर को फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, और आपको पूछ है कि इलेक्ट्रिक करंट किधर को हो गया बच्चों, तो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इन्हें डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इधर होगा। अगर आपकी तरफ या ऐसे करके जो इस आपकी तरफ जो है क्या आ रहा है, सपोज करो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, टू मी, मेरी तरफ हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को अगर हमें कई बार जो है उसको जो है क्या करना पड़ता है, उसको फाइंड आउट करना पड़ता है, तो यू हैव टू नोट डाउन कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स लेटर से इधर को गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर को हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो बात की हमने कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। कौन सी होती है, कन्वेंशनल करंट जो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो से बनता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट जो नेगेटिव चार्जेस के फ्लो से बनता है। फिर हमने बात की कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, तो दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब बात करते हैं क्या इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है, भाई इसकी डायरेक्शन है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, 5 एम्पेयर 3 एम्पेयर है ना, और फिर हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो फिर तो ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं ये वेक्टर है या नहीं है, ये वेक्टर है या नहीं है। ओके,
तो बात कर रहे हैं बेटे कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है, तो मेरा आंसर है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी? इसका रीजन है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को हम जो एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो सिंपल जनरल लॉ से उसको क्या किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम वही रूल्स फॉलो करते हैं, वही एल्जेब्रिक सिंपल मेथड यूज करते हैं जो किसी स्केलर क्वांटिटी के लिए किया जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस से कि यहाँ से इस डायरेक्शन से 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और इस डायरेक्शन से 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना होता, अगर ये वेक्टर होता तो फिर हमें वेक्टर मेथड से ही इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। जैसे भी आपको मैंने जो है आपने 9th में पढ़ा होगा कि सपोज करो ये है डिस्प्लेसमेंट, क्या हुआ पहले कि डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ, बाद में इधर को हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोलते हैं कि ये, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया, उस केस में क्या हो गया कि भाई इसका जो क्या है रिजल्टेंट है ये हो गया, इसका रिजल्टेंट ये वाला, दोनों को ऐड कर दिया हमने। सपोज करो ये ए वेक्टर है और ये क्या है वी वेक्टर है, तो ये हो गया आपका ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात, दोनों को ऐड कर दिया हमने। ओके, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इस करंट की, तो यहाँ पर टोटल करंट क्या हो जाएगा बेटे 2 + 3 यानी 5 एम्पियर। तो कैसे किया हमने भाई 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर, यानी एक सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप्स की होती है ना, और स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ओके, सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आई होप आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब ऑल्सो प्लीज।